सो ये वाले रिएक्शंस हम लोगों ने कल कर लिए थे और इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हमने कर लिया था कि क्लोरीन जो है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनाता है और फिर उसमें जो तीनों स्टेप्स इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। जो सेकेंड रिएक्शन आज हम करेंगे ये सब हमने कल कर चुके हैं। जो सेकेंड रिएक्शन आज हम करेंगे दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। जो नाइट्रो ग्रुप के साथ हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती। उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। और जो हायर एल्केन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हाइड्रोजन को बाय नाइट्रो ग्रुप, पर जो छोटे वाले एल्केन्स होते हैं लोअर मेंबर्स जैसे मीथेन हो गया और इथेन हो गया वो सिर्फ वेपर फेस में नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमको पहले उसको वेपर में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इफ वी आर डूइंग CH4 वी आर रिएक्टिंग इट विद HNO3 एंड एज आई टोल्ड यू कि रिएक्शन वेपर फेस में होती है तो दिस इज गोइंग टू गिव अस CH3NO2। और अगर हम हायर मेंबर्स ले जैसे कि हम ले रहे हैं हेक्सेन, राइट, हेक्सेन की जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो इसकी नाइट्रेशन भी रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, हीट करने पे ही होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर CH3 CH2 4 CH2 NO2 नाइट्रोहेक्सेन, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज sulfonation. Sulfonation is substitution by SO3H group. This is known as the sulfonic group. Okay? इसके लिए हम रिएक्ट करते हैं एल्केन को विद H2SO4. ओके, जब हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 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 SO3H, this is known as butyl sulfonic acid, ठीक है। this is known as butyl sulfonic acid. so ये substitution reactions है और हर एक रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो ये अंडरगो करते हैं दे आर नोन एज कंबशन रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस क्या होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो इस पे हम अगर कंप्लीट कंबशन करें कंप्लीट कंबशन इज बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, राइट। सो अगर सपोज हम एक लोअर मेंबर ले रहे हैं CH4 और इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे देगा और जो डेल्टा H इसका होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। The reaction is exothermic, so it gives us a lot of heat. That is the reason why alkanes are used as fuels. ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर आप हायर मेंबर ले रहे हो इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करो 2 and 2 4 हो गया, ठीक है। अगर आप हायर मेंबर लेते हैं C2H6 तो ये क्या आ जाएगा विद ऑक्सीजन, चाहे कुछ भी हम यहाँ पे ले हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो यही आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट। ओके, अब बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है।
ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 and 4 is 7, 7/2 O2। ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो गया? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, प्लस 3n+1 डिवाइडेड बाय 2 O2, ओके, टू गिव NCO2 प्लस n+1 H2। सो कोई भी आप यहाँ पे एल्केन ले रहे हो और आपको बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ओके, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं तो 3 into 2 6 हो गया, 6 + 1 7, तो 7/2 ले लिया हमने। और उसी तरह से जितने कार्बन एटम्स है NCO2 और उसके बाद यहाँ पे 3H2O था तो n+1 H2, ठीक है, क्लियर हो गया है, ओके। फिर उसके बाद जो सेकंड कंबशन होती है दैट इज नोन एज, ये फॉर्मूला है 3+1, ये फॉर्मूला इसको बैलेंस करने के लिए ना, ऑक्सीजन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, राइट। फिर उसके बाद सेकंड इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। Partial oxidation is in presence of limited supply of oxygen. ठीक है, सो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमें CO + 2H2O दे देता है। बैलेंस करो इसको, रिएक्शन को, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 O2, ठीक है, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना होके अगर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज करें तब भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ही बुलाते हैं। जैसे हम इसको तो कंबशन बुला रहे हैं ना, कंबशन होता है कि अगर हम किसी भी अल्केन को डायरेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे तो उसे हम बुलाते हैं कंबशन। पर अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करें तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हम अब क्या करेंगे, इसकी कंबशन रिएक्शंस के अंदर ही वी विल डू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स करने के लिए हम लोग वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी द थर्ड वन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, राइट। सो लेट्स सी कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स व्हिच वी कैन यूज। द फर्स्ट वन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जनरली यूज करते हैं that is molybdenum oxide। राइट, सो हम molybdenum oxide अगर यूज करें और हम मीथेन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, CH4 plus oxygen in presence of molybdenum oxide, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज मिथेनॉल। The product which we are going to get is methanol. Okay, methanol and water। आप देखोगे कि अगर हम सेम वो ले रहे हैं, we are taking the same reactants but हम कैटलिस्ट चेंज कर रहे हैं, तो जब भी हम कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। अगर सपोज हम ले रहे हैं CH4 plus O2 and we are doing the reaction in presence of copper, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा
that is going to be CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर हो गया? और उसी तरह से अगर सपोज हम लोग ले रहे हैं Ag2O, Ag2O is सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज गोइंग टू बी एन एसिड। यहाँ पे आप ले लो CH4 की जगह लेट्स टेक CH3 एंड CH3, इथेन ले लेते हैं, तभी एसिड बन सकती है ना, अदरवाइज तो एसिड नहीं बन सकती। सो आप देखो यहाँ पे जब हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले रहे हैं तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बन रहा है मिथेनॉल। अगर हम ले रहे हैं CH4 और कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है अल्कोहल। और अगर हम Ag2O ले रहे हैं तो Ag2O का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, वी आर गेटिंग एसिड। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शंस आपने याद रखनी है। देन द नेक्स्ट रिएक्शन, द थर्ड रिएक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डू, द रिएक्शन आर नोन एज आइसोमराइजेशन आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। आइसोमराइजेशन रिएक्शंस क्या हुई? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 है, ओके। अब अगर हम इसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका एक चेन आइसोमर बन जाएगा। ठीक है ना, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, राइट? या इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शंस हैं। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच दीज अंडरगो, दे आर नोन एज polymerization reactions। polymerization reactions या polymerization की जगह आप इसको लिखो aromatization। polymerization नहीं, aromatization reaction, aromatic compounds बनेंगे इसमें। aromatization रिएक्शन, राइट? अब अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसके, वी आर गोइंग टू टेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, या आप इसमें लो हेक्सेन। हेक्सेन क्या हुआ, CH3 CH2 4 CH3, ठीक है, दिस इज हेक्सेन। हेक्सेन को अगर हम लोग रिएक्ट करें विद द कैटलिस्ट व्हिच इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, so this is going to give us benzene। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी होती है which is known as thermal decomposition और pyrolysis। thermal decomposition और pyrolysis। ठीक है, पहले लिखो क्या होता है पायरोलिसिस, द फिफ्थ रिएक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डू। Pyrolysis is the breaking up of higher alkanes into lower alkanes that is what pyrolysis is। तो इसको decomposition भी बोलते हैं, इसको cracking भी बोलते हैं, और इसको हम fragmentation भी बोलते हैं
ये तीनों का मीनिंग सेम है, whether we are doing pyrolysis, cracking और fragmentation, it is one and the same thing. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोपेन लें और प्रोपेन की हम फ्रेगमेंटेशन करना चाहते हैं, प्रोपेन इज C2H6, ठीक है, so C2H6 can easily break into ethene and CH4. बैलेंस करना चाहते हो तो कर लो, 2C2H6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 ना, ठीक है। सो इथीन की जब पायरोलिसिस होती है तो हमारे पास इथेन की जब पायरोलिसिस होती है तो इथीन और मीथेन बन जाता है। अगर हम बड़ा ले कंपाउंड, जैसे हम ले रहे हैं हेक्सेन, तो हेक्सेन हमारे को डिफरेंट काइंड ऑफ पायरोलिसिस प्रोडक्ट्स दे सकता है। We are doing the pyrolysis, right? तो ये हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। जैसे ये हमें दे सकता है हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन, सो हेक्सीन हो गया C6H14, सॉरी C6H12 प्लस H2, राइट। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट ये देगा दैट इज गोइंग टू बी C6H12 प्लस H2। सेकेंड फ्रेगमेंटेशन जो इसकी बनती है दैट इज ब्यूटीन एंड इथेन, सो ब्यूटीन हो गया C4H8 C2H6, ठीक है। और थर्ड जो इसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं दैट इज प्रोपीन, इथीन एंड मीथेन। सो प्रोपीन क्या हुआ C3H6, मीथेन क्या हुआ और इथेन क्या हुआ, इथेन नहीं आएगा इसमें, इथीन आएगा C2H4। क्लियर हो गया। सो विद दिस वी फिनिश एल्केन्स, राइट। तो हमने क्या किया था, हमने क्लासिफाई किया था हाइड्रोकार्बन्स को इनटू टू, वन व्हिच वाज नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंडर हमने एल्केन्स किया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या द सेकंड काइंड ऑफ hydrocarbons which are known as unsaturated hydrocarbons, ठीक है। और आज हम फर्स्ट वाले डिस्कस करेंगे which are known as alkenes. Alkenes, they have the general formula CnH2n. They have CC double bond with 1 sigma and 1 pi. Okay, 1 sigma and 1 pi. क्लियर हो गया। अब जब हम लोग एल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में जो इसका सबसे छोटा मेंबर है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। और इसको हम कॉमन नेम जो इसको देते हैं दैट इज इथाइलीन। बट जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम जो प्राइमरी सफिक्स देते हैं दैट इज गोइंग टू बी ईन, सो इथीन, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH2 देन दिस इज नोन एज प्रोपीन, IUPAC। कॉमन नेम तो प्रोपाइलीन होगा ना, बट IUPAC नेम इज प्रोपीन, ओके। हाँ, ईन लगेगा लास्ट में, ठीक है। अब अगर सपोज हमारे पास सेंटर में, यहाँ पे तो टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, अगर हमारे पास सेंटर में कहीं डबल बॉन्ड आता है तो हमें उसकी पोजीशन को मेंशन करना जरूरी होता है। तो इसका क्या नाम आएगा, ब्यूट-टू-ईन, बिकॉज अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे ईन प्रेजेंट है, ब्यूट
2ene। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कौन कौन सा ये शो करता है? द फर्स्ट दैट इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में chain is going to be different, ठीक है। so if we have CH3 CH2 CH2 C double bond CH3, इसका UPSC नेम क्या होगा? पेंटीन। 5 है ना? हाँ, 1 पेंटीन। अगर फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो आपको कोई जरूरत नहीं है 1 मेंशन करने की। अगर कहीं पे 1 मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब यही होता है कि दैट इज एट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी पेंटीन, राइट। और इसका चेन आइसोमर क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, डबल बॉन्ड CH2। Then this will be what? 1 2 3 4 3 methyl pentene, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? CH3 CH C CH3 डबल बॉन्ड CH2, then this will be known as मैम मिथाइल को मैम लिस्ट प्रायोरिटी नहीं देते नंबर को, लीस्ट प्रायोरिटी दी है हमने इसको। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे ना, तो इसलिए हमने इसको नंबर 1 लिया है, ठीक है। सो आप सबसे पहले प्रायोरिटी जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर उसके बाद हम डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और लास्ट हम सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो यहाँ पे जो ये साइड चेन है, दिस इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी है, टू गिव द डबल बॉन्ड द लोएस्ट नंबर, ठीक है। वही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, डबल बॉन्ड को हमको लोएस्ट नंबर देना है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? पेंटीन। इधर से नहीं, इधर से तो फिर इसको नंबर 3 मिल जाएगा ना, हमको लोएस्ट नंबर देना होता है। ये पेंटीन नहीं है, ब्यूटीन है। पेंटीन नहीं है, ब्यूटीन है। 1 2 3 4 है ना, और यहाँ पे भी सेम ही आएगा, ब्यूटीन, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो ये शो करता है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड विल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं CH3 CH CH राइट, और हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या नाम होगा? ब्यूटीन, ब्यूट 1E। अगर पोजीशन हम डबल बॉन्ड की चेंज कर दें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटेन 2E, हाँ, ब्यूट 2E। ओके, सो ये दोनों ये वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करता है। और जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखते हैं तो ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये जो आइसोमेरिज्म शो करता है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब restricted rotation about carbon carbon double bond,
ओके अब होता क्या है कि जब भी आप डबल बॉन्ड के थ्रू कोई भी रोटेशन करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि एक कार्बन एटम ऊपर है और एक कार्बन एटम नीचे, और दोनों को डबल बॉन्ड के साथ हमने अटैच किया हुआ है, क्या होगा कि जब आप इसको नीचे वाले को रोटेट करोगे तो आप कुछ थोड़े से एंगल तक ही रोटेट कर सकते हो, यू कैन नॉट रोटेट इट टू 360 डिग्री, क्योंकि अगर आप 360 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जा रहे हैं ना, तो हम इसको ओनली 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। जब हम रोटेशन करेंगे तो हम जो ऊपर वाला कार्बन एटम है उसकी पोजीशन को फिक्स कर देते हैं और सिर्फ नीचे वाले कार्बन एटम को रोटेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से एल्कीन्स शो करते हैं? नंबर 1, those alkenes which have कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अंडरस्टूड, क्योंकि वो ही एक क्राइटेरिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। सेकेंड, those alkenes in which both the groups attached to the same carbon atom are different। तो जो दो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं एक कार्बन एटम की तरफ, वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें C डबल बॉन्ड C, तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे फुलफिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्राइटेरिया कि जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं दे शुड बी डिफरेंट, तो एक A हो गया और दूसरा B हो गया, राइट। सिमिलरली नीचे भी एक A हो जाएगा और दूसरा B हो जाएगा। When same groups are on the same side, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, this is known as cis isomer, okay। और अगर same are on the opposite side, then this is known as trans, okay। जब cis और trans हम कहते हैं तो हम बोलते हैं कि cis और trans की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलर, सेम नहीं होती बट सिमिलर होती हैं, ठीक है। सेम और सिमिलर में फर्क क्या है कि मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। सर्टेन प्रॉपर्टीज आर सेम बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मे नॉट बी सेम। सो सिस और ट्रांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है डिफरेंट। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, जैसे अगर हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होगी दैट इज गोइंग टू बी द डाइपोल मोमेंट। इसका जो डाइपोल मोमेंट सिस का होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब इसका कुछ एक डाइपोल मोमेंट ये पोजेस करता है, बड़ा हाई तो नहीं होता बट इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। व्हेन एज जो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज ऑलवेज 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज अगर सपोज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल को डायरेक्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो कैंसिलेशन हो जाती है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। फर्स्ट डिफरेंस, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस is greater than 0, dipole moment of trans is less than 0, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट है, हमने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, तो जिसका भी डाइपोल मोमेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस के ज्यादा होते हैं और सिस के कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांस का स्ट्रक्चर ऐसा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कि ये क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपर्ली फिट हो जाता है, इसलिए हमको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है फॉर इट टू मेल्ट और फॉर द बॉन्ड्स टू ब्रेक। देयरफॉर ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी हायर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस इज गोइंग टू बी लोअर, ठीक है। सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर।
we are taking but2ene. ओके, but2ene क्या हुआ? C double bond C, CH3, H, CH3 and H. This is cis but2ene because same methyl groups are on the same side. So इसे हम क्या बुलाते हैं? cis but2ene, right? और इसका ट्रांस आइसोमर क्या बनेगा? C double bond C, CH3, H and H. Okay, this is trans but2ene. ठीक है? Then next is malic acid and fumaric acid. Malic acid क्या होता है? C double bond C, इसके साथ दो COOH groups attached होते हैं. If COOH groups are attached on the same side, then this is known as malic acid. ठीक है? और if COOH groups are on the opposite sides, then this is known as fumaric acid. So जो malic acid है वो cis isomer है और जो fumaric acid है वो trans. IUPAC नेम इसका क्या होगा? 1 2 3 4. ठीक है? ब्यूटेन नहीं, but2ene, ई यहां से हम हटा देंगे. 1,4-dioic acid. ये इसका IUPAC नेम है सिस लगाएंगे हम इसमें. So malic acid is cis but2ene 1,4-dioic acid, whereas fumaric acid क्या हो गया? trans but2ene 1,4-dioic acid. ठीक है? So ये इसके आइसोमर्स हो गए. चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एक और कॉन्फ़िगरेशनल इसका सिस्टम होता है ENZ, बट दैट इज नॉट इन योर NCERT. वो आपके सिलेबस में नहीं है. हम जनरली उसको कॉम्पिटिशन्स वाली क्लासेस में करते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्किप दैट. जो रेगुलर हम क्लास करते हैं उसमें हम करते हैं, बट इफ यू स्टिल वांट टू नो तो करा देती हूँ मैं तुम्हें. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी. ओके, उसमें कुछ भी नहीं है. जैसे इसमें आपके पास सिस और ट्रांस में क्या है? सिस और ट्रांस में सेम ग्रुप्स है ना. यहाँ पे COH है, यहाँ पे भी COH है. उसमें जो ये चारों ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आता है दैट इज ENZ. So what are we saying? This system of configuration is known as EZ system of configuration. यहाँ पे चारों ग्रुप्स जो डबल बॉन्ड कार्बन्स के साथ अटैच्ड होंगे दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट. जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. हेलोजेन्स अटैच कर रहे हैं. यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन. ओके, अब फ्लोरीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक मास कम होता है? फ्लोरीन का. तो जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको हम नंबर 1 देंगे, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको हम नंबर 2 देंगे. ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक मास कम है? क्लोरीन का. सो क्लोरीन को हम 1 देते हैं और ब्रोमीन को हम 2 देते हैं. ठीक है? Now you can see that 1 और 1 are on the same side. अगर 1 और 1 सेम साइड पे होते हैं तो उसको हम Z आइसोमर बुलाते हैं. Z का मतलब होता है ज़्यूज़ामिन.
ज़्यूज़ामिन मीन्स सेम, ठीक है। तो अगर कम वाले दोनों सेम साइड पे आएंगे तो उसको हम Z आइसोमर बुलाएंगे। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री, तो होगा क्या, ऊपर वाला तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, फ्लोरीन एंड आयोडीन ही रहेगा, नीचे ब्रोमीन इस साइड आ जाता है और क्लोरीन इस साइड आ जाता है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे सेम 1 and 2 आ गया, पर यहाँ पे 2 and 1 आ गया, राइट। अगेन 1 और 2 तो ऑपोजिट हो गए ना, एक साइड छोटा वाला आ रहा है और तो दूसरी साइड बड़ा वाला आ रहा है, तो दिस इज नोन एज ई आइसोमर। एंटीजेजन means opposite. So this is all about E and Z configurations. Okay, हम प्रायोरिटी लिस्ट पे दोनों ग्रुप्स को वो कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो अगर लोअर वाले सेम साइड पे आएंगे तो वो Z आइसोमर हो गया, और अगर लोअर वाले ऑपोजिट साइड पे आएंगे तो वो E आइसोमर। ओके, देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, methods of preparation of alkenes. Methods of preparation of alkenes. जनरली हम यहाँ पे देखेंगे सारे में कि जहाँ पे भी हम लोग एल्कीन्स प्रिपेयर करते हैं तो एक जो रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सारों में आप देखते हो कि जहाँ पे भी हम प्रिपेयर करते हैं एल्कीन, मोस्टली हम एलिमिनेशन रिएक्शन से करते हैं, ठीक है। सो प्रिपरेशन, फर्स्ट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, from alkyl halides. The reaction which is going to take place over here, that is known as beta elimination reaction. Beta elimination reaction का मतलब क्या होता है कि जो हेलोजन रिमूव होगा वो अल्फा से रिमूव होगा और जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो बीटा से रिमूव होगा। This reaction is also known as dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation reaction मतलब removal of D का मतलब होता है removal of hydrogen and halogen simultaneously। तो अगर हमारे पास है CH3 CH2Br, इसको हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास आ गया एल्कीन, इथीन आ गया, प्लस KBr प्लस वाटर, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो बीटा प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास आ गया CH3CH CHBr and CH3, ये अल्फा कार्बन एटम हो गया ना। अल्फा कार्बन एटम वो होता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। सो ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, उससे नेक्स्ट वाला बीटा होगा, सो ये बीटा हो गया, लेट्स से दिस इज बीटा 1, ओके, और ये भी बीटा होगा, लेट्स से दिस इज बीटा 2। तो अगर दो बीटास प्रेजेंट होते हैं तो एक साइंटिस्ट था जिसने रूल दिया था, हिज नेम वाज सेटजेफ, ठीक है। सो लिखो क्या बोलता है ये रूल, ये आपको आता है क्वेश्चन एग्जाम में, सेटजेफ रूल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, during elimination reactions, the double bond which is more alkylated forms the major product, ठीक
ठीक है, क्या मतलब इसका हुआ कि हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आएंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट में हम बीटा 1 की एलिमिनेशन करते हैं, तो बीटा 1 की एलिमिनेशन का मतलब ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड ब्यूटटूइन, यहाँ से ब्रोमीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला ना, तो ये हमारे पास आ गया ब्यूटटूइन। और अगर बीटा 2 से एलिमिनेशन होती है, सो यहां से ब्रोमीन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, सो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूटवानीन, ठीक है। अब सेट्सेफ क्या बोलता है कि वो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा जहां पे डबल बॉन्ड इज मोर अल्काइलेटेड। आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड के इस साइड भी दो अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, या लंबी चेन प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड के इस साइड भी लंबी चेन प्रेजेंट है। व्हेयरएज यहाँ पे डबल बॉन्ड के इस साइड तो लंबी चेन प्रेजेंट है, पर दूसरी साइड एक ही CH2 ग्रुप अटैच्ड है। तो अकॉर्डिंग टू सेट्सेफ this is going to be the major product and this is going to be the minor product, ठीक है, क्लियर हो गया। Then second method of preparation is from dihalogen derivatives, from अच्छा इसमें एक चीज और आप लिख लो कि आयोडीन वाला जो होता है वो सबसे इजीली एलिमिनेट होता है, राइट, जिसमें आयोडो होगा, आयोडीन मत लिखो आप, आयोडो ही लिखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आयोडो सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ब्रोमो, और फिर उसके बाद क्लोरीन, राइट। और एलिमिनेशन 3 डिग्री की सबसे इजी होती है, फिर उसके बाद 2 डिग्री की, और फिर उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज बाय डीहेलोजिनेशन of dihalogen derivatives। डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें दो हेलोजेंस अटैच्ड होंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है CH2Br और CH2Br, IUPAC नेम इसका क्या होगा, 1,2-डाइब्रोमोइथेन, ओके। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं विद जिंक, तो जिंक हेल्प करता है टू रिमूव बोथ द हेलोजेंस टू गिव अस इथीन, ZnBr, ओके। अगर हम बड़ा ले रहे हैं तो हमारे पास ये आ गया CH3CBrH CH2Br, इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोपीन बन जाएगा, ZnBr, ठीक है। Then the third reaction is by dehydration of alcohols, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट इज वाटर ना, और डी हो गया रिमूवल, सो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कौन से हुए, CH3 CH2OH, ठीक है, दिस इज इथेनॉल, ठीक। अब अगर हम इसको सब्जेक्ट करें टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट हैज एफिनिटी फॉर वाटर, तो वो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकाल देगा। अगेन ये अल्फा कार्बन एटम हुआ, अल्फा से OH निकलेगा और हाइड्रोजन जो है वो बीटा से निकलेगा, सो ये भी एक बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, प्लस वाटर, राइट। इस वाली
रिएक्शन का भी मैकेनिज्म आपकी सिलेबस में है। तो जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है उसको हम बुलाते हैं प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ प्रोटोन, और डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ प्रोटोन। सो लेट्स सी क्या मैकेनिज्म दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है हम 3 स्टेप्स में शो करेंगे। ओके, फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज एडिशन ऑफ प्रोटोन टू अल्कोहल। ओके, अल्कोहल इज CH3 CH2O। इसके पास आप देख रहे हो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? अब प्रोटोन कहां से आया? प्रोटोन आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं तो वो प्रोटोन आएगा H पॉजिटिव, ठीक है? अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जाके इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है टू गिव अस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब CH3 CHO H और H, और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए दे रहा है तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। कोई भी स्पीशीज अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कोई भी स्पीशीज अगर बॉन्ड में से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए है ना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड जो स्टेप होता है दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है CH3 CH2O HNH, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बन गया CH3 CH2 with a positive charge and H2, ठीक है? थर्ड इज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब अब क्या हुआ? जो प्रोटोन सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया था वो उसको वापस चाहिए, तो वो वापस कौन करेगा? ये वाला कार्बोकेटायन, ठीक है? सो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको मैं इस तरह से लिख रही हूं CH2H CH2 with a positive charge, इसके H3 को मैंने H2 और H ऐसे लिख दिया टू शो कि ये प्रोटोन यहाँ से निकलेगा। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये वाला प्रोटोन निकल गया, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है? सो हमारे पास क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। दिस इज द मैकेनिज्म। अब इधर आप देख रहे हो कि जो सेकेंड वाला स्टेप है उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतना ही ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, है ना? और हमें ये पता है, हमने पिछले चैप्टर में करा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो ये फटाक से आगे जाएगा, ये वाला रिएक्शन, ठीक है? सो डिहाइड्रेशन की जो हम मैकेनिज्म करते हैं या रिएक्शन करते हैं उसमें सबसे इजीली डिहाइड्रेट होते हैं 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, राइट? हैव यू अंडरस्टूड? दिस मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, तुमको आ सकता है ये एग्जाम में, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, देन द फोर्थ जो रिएक्शन हम करेंगे, थर्ड हमने करी थी बाय डिहाइड्रेशन, फोर्थ रिएक्शन जो हम कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम एल्काइंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्काइंस की हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे भी डी लगा होता है वहां पे रिमूवल, और जहां पे डी नहीं लगा होता उसका मतलब एडिंग। सो हाइड्रोजनेशन में हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम एक कोई एल्काइन लेते हैं, लेट्स टेक अ सिंपल एल्काइन, ठीक है, CH प्लस H2, और वही जो हमने पिछले वाले उसमें प्लैटिनम और पैलेडियम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये हमें क्या दे देगा? इथीन। ठीक है, ये तो हमने छोटा मेंबर लिया। सपोज हम एक बड़ा मेंबर ले रहे, सो नाउ वी आर टेकिंग अ बिगर मेंबर, वी आर टेकिंग ब्यूट-2-आइन। सो ब्यूट-2-आइन हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दिस इज ब्यूट-2-आइन। इसकी जो रिडक्शन है हम दो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से कर सकते हैं। वन व्हिच इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है? दैट इज पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। और सेकेंड जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज बर्स्ट रिएजेंट। ओके, बर्स्ट रिएजेंट क्या होता है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ओके, दोनों जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास, जब हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमारे पास सिस ब्यूटीन आएगा, और जब हम बर्स्ट रिएजेंट करेंगे तो हमारे पास ट्रांस ब्यूटीन आएगा। सो लेट्स सी ये रिएक्शन हम कैसे शो कर सकते हैं। फर्स्ट वी आर यूजिंग पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा ना, तो पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट वी विल गेट अ सिस प्रोडक्ट। सो सिस का मतलब हुआ both the CH3 are on the same side. This is cis but-2-ene. Okay, और अगर हम बर्स्ट रिएजेंट यूज कर रहे हैं that is sodium in presence of liquid ammonia, तो हमारे पास ट्रांस आता है C डबल बॉन्ड C, this is trans but-2-ene. These are the methods of preparation. Then we can also prepare it in the laboratory by Kolb's electrolysis. जैसे हमने एल्केन भी प्रिपेयर करा था ना, एल्केन हमने किससे प्रिपेयर करा था? पोटेशियम एसीटेट से या सोडियम एसीटेट से, राइट? अब यहाँ पे हम सक्सीनेट लेते हैं। सक्सीनेट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज कौन सा फिर इस वाले मेथड से हम लार्ज स्केल पे एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी बुलाते हैं। ओके, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में अब हम ले रहे हैं पोटेशियम सक्सीनेट। पोटेशियम सक्सीनेट, ठीक है। इसको जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये हमें दे देगा CH2COO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2COO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव, राइट। उसी तरह से इसकी कैथोड और एनोड की रिएक्शंस होंगी ना, जैसे पीछे हमने करी थी। ओके, so we are going to do the cathode reaction. At cathode reduction takes place. So potassium that is going to gain 2 electrons to give us 2K. At the same time हमने किया था कि H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है इसमें, है ना। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन करके हाइड्रोजन देता है
और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमें हाइड्रोजन की गैस देता है। तो हमने क्या था कि ये वाली रिएक्शन नहीं होगी और ये वाली रिएक्शन होगी, जैसे हमने अल्केन्स में किया था। ठीक है, एनोड की रिएक्शन क्या हुई? At anode we have CH2 double bond, CH2 COO negative, COO negative minus 2 electrons to give alkene plus carbon dioxide, 2CO2. It is the same kind of reaction जैसे कि हमने उसमें करी थी. Okay, so write down the physical properties of alkenes. Physical properties. Number 1. The first 3 alkenes are gases. First 3 alkenes are gases. 5 to 18 carbon atoms. 5 to 18 carbon atoms are liquids, and still higher alkenes are solids. Number 2, they have higher melting points as compared to alkanes, and the trans isomers have higher melting points than cis. Number 3, the boiling points increases. Boiling points increases with increase in number of carbon atoms. Due to increase in van der Waals forces of attraction. Increase in number of forces of attraction. Van der Waals forces of attraction. Due to increase in van der Waals forces of attraction. However, the trans isomers have lower boiling points as compared to cis due to their non-polar nature. Due to their non-polar nature. ठीक है, क्लियर हो गया?